हाँ, इससे पूर्व हमने वीडियो पढ़ा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने 6 सूत्र पढ़े थे, जिसमें पहला सूत्र था वृद्धि रेचि। उसके बाद में वृद्धि रेचि के बाद में हमने दूसरा एतियो दथियो टसु ये सूत्र पढ़ा। इसके बाद तीसरे नंबर का हमने उपसर्गा ततो धातु सूत्र पढ़ा। इसके बाद में हमने अगला सूत्र पढ़ा स्वादि रेणु। इसके बाद में अगला सूत्र पढ़ा हमने प्रवर्षर कम्बल कमलानाम दशनाम ऋणे, ये सूत्र पढ़ा। उसके बाद में हमने एक सूत्र और पढ़ा था उपसर्गा धृते धातु के बाद में ये सूत्र पढ़ा ऋते च तृतीय समास। इस सूत्र को और देखिए, इस सूत्र का मतलब ये होता है हमारे अग्निनाम संख्या नाम पढ़ लिया। इसके बाद में ऋते च तृतीय समास से ये सूत्र कहता है कि ए वर्णांत ए वर्ण के बाद, ए वर्णांत ए वर्ण के बाद, ए वर्णांत पर ए वर्ण के बाद ऋते, ऋते शब्द के रहने पर, ऋते शब्द के रहने पर, शब्द के रहने पर वृद्धि का आदेश हो जाता है तृतीय समास में। कैसे होता है वो? जैसे हमने लिखा एवर्णांत सुखार्थ, सुख प्लस ऋत दुखार्थ, दुख प्लस ऋत। अब इसमें हमने ये ए आ रहा है, इधर भी आ रहा है, अर्घ होना चाहिए गुण संधि के नियम अनुसार, अर्घ होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? आर हो रहा है, इसमें भी आर हो रहा है, तो गुण का संधि का तो अपवाद है, संधि हो जाएगी वृद्धि और रूप बन जाएगा सुखार्थ। इसमें भी दुखार्थ रूप बन जाएगा दुखार्थ। ये हमारे वृद्धि संधि का लास्ट सूत्र था। इसके बाद में हम अगली संधि पढ़ रहे हैं, संधि नंबर 4 पूर्व रूप, पूर्व रूप स्वर संधि। इसका सूत्र है एक पदांतावधि, एक पदांतावधि ये सूत्र है। इसका मतलब होता है आपके, यानी कि एक प्रत्याहार के बाद में ए वर्ण आता है तो आने वाले ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है, और इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि संधि का नाम पूर्व रूप, पहला जैसा रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा ए, एक प्रत्याहार के बाद में, एक प्रत्याहार को पहले एक प्रत्याहार, एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। इनके बाद में ये ए आ जाता है प्लस ए आ जाता है, तो इसमें रूप बन जाएगा ए, आने वाले ए का अवग्रह चिन्ह बन जाता है और रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये रूप, ये हमारे पूर्व संधि है। ए के बाद में ए आता है उसका अवग्रह बनता है, ओ के बाद में आता है उसका अवग्रह बनता है। एक प्रकार के दो वर्ण होते हैं ए अथवा ओ, इसके बाद में हर्ष आकार आता है उसका अवग्रह बनता है। जैसे जैसे हमने लिखा करते अफी, संधि छेद किया करते प्लस अफी। अब ये ए आ रहा है, इसके बाद में ये ए आ रहा है, आने वाले ए का अवग्रह बन जाता है, रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए कृत, ये ए आ रहा है, ए के बाद में ए आ रहा है, बाद में आने वाले ए का क्या बन जाएगा? अवग्रह बन जाता है, और ऐसे कैसे ये आ जाएगा। अब रूप जोड़ेंगे करते अभी, ये रूप होता है। ऐसे उदाहरण और भी हैं, जैसे हमने लिखा जले अस्मिन, जले अस्मिन, संधि विच्छेद आप कर लेंगे, जले प्लस अस्मिन सर्वे अपि, केवल रूप में परिवर्तन नहीं करना है। ऐसे कैसे रूप है? सर्वे इधर ही आ जाएगा प्लस अपि, जले प्लस अस्मिन, ए आ रहा है उसका अवग्रह चिन्ह बनाना है। विद्यालय अस्मिन
हरेयौ विष्णु अत्र प्रभु अत्र, ये इसी संधि के उदाहरण हैं। कवि अत्र कोऽपि सोऽपि। अब इसमें संधि, इसमें क्या है, उत्तम संधि हो जाती है। यदि कै प्लस अपी करते हैं तो ये ओ वाले उदाहरण में होता है, और को प्लस अपी करेंगे तो पूर्व संधि हो जाएगी, सो प्लस अपी करेंगे तो पूर्व संधि हो जाती है। जले प्लस अस्मिन, सर्वे प्लस अपि, विद्यालय प्लस अस्मिन, हरे प्लस आओ, विष्णु प्लस आओ, प्रभु प्लस अत्र, कवि प्लस अत्र। ये हमारे ज्यादा इसमें कोई सूत्र भी नहीं है, केवल एक ही सूत्र है, एक पदांतार्थी सूत्र। इसके बाद में दूसरी संधि लेते हैं हम, पूर्ण रूप के बाद में पर रूप। ये संधि देखो हमारी 5वें नंबर की है, पर रूप। पर रूप स्वर संधि, इसका सूत्र चलता है एहि पर रूपम, पर रूपम। इसमें क्या होता है, ए वर्णांत उपसर्ग, ए वर्णांत उपसर्ग के बाद, ए वर्णांत उपसर्ग के बाद क्या हो, एक प्रत्याहार के वर्ण हो। एक प्रत्याहार के कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए या ओ, दो वर्ण आते हैं, ए अथवा ओ। एक पर ए वर्णांत उपसर्ग के बाद में एक प्रत्याहार ए ओ वर्ण हो तो पूर्व प्लस पर दोनों वर्णों के स्थान पर पर रूप एकादेश हो जाता है, एकादेश हो जाता है। जैसे हमने लिखा प्रेज दे, संधि विच्छेद करेंगे, प्रे प्लस एज दे। अब ये उपसर्ग आ रहा है, लेकिन ए वर्णांत उपसर्ग है, इसके बाद में एक प्रत्याहार के वर्ण ए आ रहा है, रूप बन जाएगा प्रेज दे। इसके बाद में अवोस्ती है, अवोस्ती, संधि विच्छेद किया, अव प्लस ओस्ती, इसमें वही है, ए आ रहा है, इसके बाद में ये ए वर्णांत उपसर्ग है, वो आ रहा है, उसका भी रूप क्या बन जाएगा, अवोस्ती, उपोस्ती। संधि विच्छेद करेंगे, उप प्लस ओस्ती। ये हमारे तीन उदाहरण इस संधि के हैं, प्रेस्ते, अवोस्ती और उपोस्ती। इसके बाद में एक सूत्र चलता है इसी का दूसरा, सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम। ये सूत्र चल रहा है, सकंद वादिषु पररूपम वाच्यम। ये हमारी पररूप संधि का ही दूसरा सूत्र है। इस सूत्र के अंदर तीन उदाहरण आ गए। इसके बाद सकंद वादिषु पररूपम वाच्यम सूत्र कहता है कि सकंद आदि शब्दों का टी भाग का पररूप हो जाता है। टी का मतलब इसमें जो स्वर आता है उसका पररूप होता है। सकंद आदि शब्दों में निम्न शब्द आते हैं, कौन कौन से आते हैं, ये समझ में आ गया तो मैं मिटा दूं इसको। इसके ऊपर देखिए, ये देखो, इसमें सकंद वादिषु पररूपम वाच्यम में निम्न शब्द आते हैं, कौन कौन से आते हैं। पहला है इसमें, जैसे हमने लिखा मनीषा, इसमें मनस प्लस ईसा, ये संधि बन गई। इसमें ये अस आ रहा है, अस का यानी टी का मतलब होता है ईश्वर का क्या हो जाता है, उसका लोप पररूप हो जाता है। पररूप का मतलब अस का तो लोप हो जाता है, पररूप संधि हो जाती है। सकंद वादिषु पररूपम वाच्यम कहता है, इसके टी भाग का क्या होता है, पररूप होता है। जैसे इसमें अस का लोप होने के बाद में मन बचेगा,
और ई इसमें ऐसे कैसे जुड़ेगा, इसमें अस निकाल लिया, ए हलंत बच गया, प्लस ईसा, क्या रूप बन जाएगा, मनीषा। इसका अस यानी इसका टी का लोप होता है। इसके बाद में दूसरा उदाहरण, इसमें करकंदू, जैसे हमने लिखा करकंदू, करक प्लस अंधु, इसमें भी यही है, करक यानी ए आ रहा है, ये ए का क्या हो जाता है, ये लोप हो जाता है, टी, टी भाग का लोप होता है, स्वर का लोप होता है। तो हमारे पास ये हलंत बचेगा, प्लस अंधु, रूप हो जाएगा करकंदू। ये संधि ऐसी लग रही है जैसे कोई धिक संधि, धिक का तो अपवाद है, मनीषा में धिक संधि नहीं है, परूप संधि है। करकंदू ए प्लस एम आर नहीं होगा, इसमें धिक जैसी लग रही है, लेकिन संधि कौन सी है, परूप संधि है। इसके बाद में है सकंदू, सकंदू, इसमें वही है सक प्लस अंधु, सक प्लस अंधु, सकंदू, परूप संधि है। दो उदाहरण और इसके देख लो, उसके बाद में हमारी परूप संधि हो जाएगी पतंजलि, इसमें भी अतभाग का लोप होता है, पतत प्लस अंजलि, परूप संधि है। कुलटा, कुल प्लस अटा, ये हमारी परूप संधि के उदाहरण हो गए। कितने हुए, 3 तो इधर हुए, 4 5। ये धी जैसी लग रही है, कुलटा, कुल प्लस अटा, ए प्लस एम लेकर के आर ही होगा, परूप संधि है। ये हमारे कौन संधि हुई, परूप संधि।